बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 अप्रैल बरोज़ मंगल हम बात करेंगे ख्वाजा आसिफ सियालकोट के लीगी रहनुमा के ख़िलाफ़। आज लाहौर हाई कोर्ट में बड़ी अहम समाअत हुई है ज़मानत की, और जिस तरीके से आज नैब ने हाथ किया है ख्वाजा आसिफ के साथ, और ख्वाजा आसिफ की तकदीर का फ़ैसला फिर पेंडिंग हो गया है। और ख्वाजा आसिफ ने बड़ी मुश्किल से 14 अप्रैल से, उनकी 14 अप्रैल को दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत होनी थी, बड़ी मुश्किल से उन्होंने 20 अप्रैल की तारीख़ मुकर्रर करवाई थी, लेकिन मामला फिर बिगड़ गया। उसकी जो डिटेल है, उसकी जो समाअत का अहवाल है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ, इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ फैसल वावडा, सेनेटर फैसल वावडा जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हैं, उन्होंने एक दरख्वास्त फ़ाइल की थी सिंध हाई कोर्ट में। और उनका ये कहना था कि इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो मेरे ख़िलाफ़ केस सुने या वो मेरी नाअहली की दरख्वास्त को समाअत करे। आप जानते हैं कि जब फैसल वावडा ने सेनेटर बनना था तो उनकी डिस्क्वालिफ़िकेशन के लिए और उनके कागजात नामजदगी को मुस्तरद करवाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन ट्राइब्यूनल, सिंध हाई कोर्ट तक पूरी कोशिश की, लेकिन वो कोई बड़ा रिलीफ लेने में नाकाम हो गए थे। और वो जो ये समझ रहे थे कि शायद फैसल वावडा घर चले जाएंगे और उनकी जो नाअहली है उसका फ़ैसला आ जाएगा, ऐसा ना हुआ। फिर आप ये भी जानते हैं कि उनके ख़िलाफ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बैरिस्टर जहांगीर जदौन साहब के ज़रिए एक दरख्वास्त फ़ाइल की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और उसमें यह कहा गया था कि फैसल वावडा ने अपनी दोहरी शहरियत छुपाई थी और वो सादिक और अमीन नहीं रहे, इसलिए आर्टिकल 62(1)(f) के तहत फैसल वावडा को नाअहल करार दिया जाए। लेकिन क्योंकि फैसल वावडा सेनेटर की तरफ जा रहे थे, वो सेनेटर बन रहे थे, इसलिए उन्होंने अपनी जो MNA का उनके पास जो सीट थी उससे वो रिज़ाइन कर दिया। इसी वजह से अब हल्का NA 249 में दोबारा जो है वो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है। तो वो जो दरख्वास्त थी वो भी ऑनरेबल जो अदालत है उन्होंने मुस्तरद कर दी थी। उसमें यह ज़रूर कहा था कि बयान एल्फी से ये लगता है कि फैसल वावडा ने गलती की है या कहीं ना कहीं कुछ छुपाया है, लेकिन क्योंकि अब उनका मामला, उनकी मेंबरशिप ख़त्म हो गई कौमी असम्बली की, इस वजह से अब हम मज़ीद इस पर कार्रवाई नहीं कर सकते। ये मामला इलेक्शन कमीशन देखेगा, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो दरख्वास्त खारिज कर दी थी। अब क्योंकि नून लीग ने दरख्वास्त फाइल की हुई है इलेक्शन कमीशन में, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनके खिलाफ जब वो सेनेटर बन रहे थे तो 3 दरख्वास्तें मुख्तलिफ फोरम्स पर जमा करवाई थी, जो तीनों की तीनों खारिज हो गई। इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ फिर फैसल वावडा चले जाते हैं सिंध हाई कोर्ट में, और सिंध हाई कोर्ट से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जनाब इलेक्शन कमीशन के पास अख्तियार नहीं है, इलेक्शन कमीशन जो मेरे ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहा है वो बिल्कुल गैर कानूनी है और उनकी कार्रवाई को कलअदम करार दिया जाए। इलेक्शन कमीशन के वकील ने पेश होना था, इलेक्शन कमीशन के वकील अदालत में पेश ना हुए, तो अदालत ने जो एडिशनल अटार्नी जनरल अदालत में मौजूद थे उनसे कहा कि क्या आप इलेक्शन कमीशन के बिहाफ पर पेश हो जाएं ताकि ये मामला वाइंड अप करें। उन्होंने कहा जनाब मैं ज़रूर पेश हो जाऊंगा, लेकिन मुझे एक मोहलत दी जाए, क्योंकि मेरे पास तो अभी केस की फ़ाइल ही नहीं है, तो मैं इसको स्टडी करूंगा, स्टडी करके अदालत को असिस्ट करूंगा। अदालत ने इलेक्शन जो फैसल वावडा है उनके वकील से ये पूछा कि आपका यही मामला पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी था, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फिर वो मामला जब वाइंड अप हो गया तो आप सिंध हाई कोर्ट में क्यों आए हैं? तो फैसल वावडा के वकील ने कहा जनाब वहाँ पर हम दरख्वास्त गुजार नहीं थे, वहाँ पर नून लीग दरख्वास्त गुजार थी, और उन्होंने हमारे ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए उन्होंने हमें डिस्क्वालीफाई करवाने की कार्रवाई चलाई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जो खारिज हो गई। ये जो इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई को चैलेंज करना है ये हम पहली दफ़ा कर रहे हैं और ये हमारा जो है वो राइट है कि अगर हम समझते हैं कि कोई इलीगल काम हो रहा है तो उसको हम किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत में चैलेंज करें। इस वजह से हम सिंध हाई कोर्ट में आए, तो अदालत ने कहा ठीक है हम वफाक को भी सुन लेते हैं जो कि रिप्रेजेंट करेगा इलेक्शन कमीशन को। अदालत ने 30 अप्रैल के लिए इस कार्रवाई को मुअत्तल कर दिया, मुलतवी कर दिया, और अदालत ने कहा कि 30 अप्रैल तक जो इलेक्शन कमीशन के बिहाफ पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल पेश होंगे वो भी अपनी जो आर्गूमेंट्स हैं वो मुकम्मल करें ताकि अदालत 30 अप्रैल को इसका फ़ैसला सुना सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ख्वाजा आसिफ की दरख्वास्त ज़मानत, आमदन से ज़्यादा सासाजात केस में ख्वाजा आसिफ काफ़ी अरसा से वो जेल में हैं। पहले वो कुछ अरसा हॉस्पिटल में भी रहे, लेकिन जज जवादुल हसन साहब जाते जाते उनका काम कर गए थे, और जज जवादुल हसन साहब ने ये कहा था, जो नायब अदालत के जज थे,
कि वो जो हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं उनकी भी बदनीयत इसमें शामिल है, और हेल्थ अथॉरिटीज़ जानबूझकर ख्वाजा आसिफ को रिलीफ दे रही हैं। और नैब के वाले से भी बड़े सख्त रिमार्क्स दिए थे कि नैब एक शख्स के खिलाफ रेफरेंस फाइल करने में नाकाम रहा है, क्या नैब इनको ज़मानत में कोई रिलीफ दिलवाना चाहता है। ये अल्फाज थे जज जवाद उल हसन साहब के, और मैं समझता हूँ कि उनके ये आखिरी ही फैसला था, जिसके बाद फिर उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब आमदन से ज़्यादा सासाजात केस में ख्वाजा आसिफ की दरख्वास्त ज़मानत पर बेसिकली जो समाअत होनी थी वो 14 अप्रैल को थी, लेकिन 14 अप्रैल को तो बड़े माफिया की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत थी। 13 अप्रैल से शहबाज शरीफ की दरख्वास्त ज़मानत आ गई 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल को जब शहबाज शरीफ की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत होती है और उसके बाद मामला चैम्बर में चला जाता है और फिर एक चपड़ासी के ज़रिए फ़ैसला अनाउंस करवाया जाता है, तो ख्वाजा आसिफ का जो मामला था वो वहीं रह गया, खटाई में पड़ गया। उसकी वजह यह है कि उस दिन और तो कोई काम किया नहीं ऑनरेबल बेंच ने, सिर्फ शहबाज शरीफ की बहस को सुना और उसके बाद चैम्बर में बैठ के चपड़ासी के ज़रिए फ़ैसला अनाउंस करवा दिया। ख्वाजा आसिफ रह गए। ख्वाजा आसिफ ये समझते थे कि ये जो गंगा बह रही है तो मैं भी इसमें अपने हाथ धो लूँ, लेकिन ख्वाजा आसिफ के पहुँचते पहुँचते गंगा बंद हो गई। अब मामला आगे चला गया और मामला इन्होंने दोबारा बड़ी कोशिश की, हालांकि हाई कोर्ट में इतने जल्दी 14 अप्रैल से 20 अप्रैल के लिए जो ज़मानत की दरख्वास्त को फ़िक्स करवाना बग़ैर दरख्वास्त दिए, बग़ैर सीएम फ़ाइल किए, ये भी बड़ी साइंस है जो सिर्फ नून लीग के लिए हो सकती है। जैसा मैंने आपको रात बताया था कि एतजाज़ हसन साहब फरमाते हैं कि जो नून लीग के लिए ख़ास तरह का एक प्रोटोकॉल है या वो जितने लाडले हैं अदालतों के, वो और कोई भी नहीं है। और ये हकीकत है कि ख्वाजा आसिफ की 14 अप्रैल से 20 अप्रैल को जो दरख्वास्त ज़मानत थी उसकी समाअत मुकर्रर कर दी जाती है, नया बेंच भी बन जाता है। जस्टिस आलिया नीलम साहिबा की सरबराही में जस्टिस फ़ारूक हैदर साहब, ये 2 रुकनी बेंच था जिन्होंने आज समाअत की। ख्वाजा आसिफ के वकील भी अदालत में मौजूद थे और नैब के प्रोसिक्यूटर फैसल रज़ा बुखारी साहब भी अदालत में मौजूद थे। पहले तो मैं आपको नैब का जवाब पढ़ कर सुना देता हूँ। आज नैब ने इसमें अपना जवाब जमा करवाया। जस्टिस आलिया नीलम साहिबा की सरबराही में ये 2 रुकनी बेंच था और इसमें जो नैब ने जवाब जमा करवाया उसमें नैब ने यह कहा कि जो ख्वाजा आसिफ ने ना सिर्फ ख़ुद बल्कि अहले खाना के नाम पर जायदादें बनाई, सरमायाकारी की। ख्वाजा आसिफ ने अपनी आमदन का मरकज़ी ज़रिया दुबई की एमको कंपनी को करार दिया, लेकिन दुबई की कंपनी से तनख्वाह मुंतकिली का कोई भी सबूत फराहम नहीं किया गया। साथ अदालत को कहा गया कि ख्वाजा आसिफ ने दुबई की कंपनी की मिली भगत से अकामा बनवाया और जब मिसर्स एमको के एमडी इलियास सलोम को तलब किया गया लेकिन वो शामिल तफ्तीश ना हुआ, जबकि ख्वाजा आसिफ ने मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात का भी जवाब नहीं दिया है। गैर मामूली हालात नहीं है कि मुलज़िम को ज़मानत पर रिहा किया जाए, क्योंकि जब मुलज़िम के ख़िलाफ़ इतनी एविडेंस मौजूद हो और मुलज़िम के ख़िलाफ़ ट्रांजैक्शंस हों, जाली ट्रांजैक्शंस हों, जाली अकाउंट्स हों, तो फिर मुलज़िम को रिलीफ़ नहीं दिया जाता। और ये जो प्री अरेस्ट ये जो बेल का कंसेप्ट है, ये कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ़ है नैब केसेस में, क्योंकि नैब केसेस में तो बेल का कंसेप्ट नहीं है, तो इस वजह से उनकी जो दरख्वास्त ज़मानत है उसको खारिज किया जाए। जवाब में यह भी कहा गया कि नैब ऑर्डिनेंस के जुर्म में मुलव्वस अफराद मामूली नहीं होते, वो उनका कोई जुर्म ऑर्डिनरी नहीं होता, वो स्पेशल एक जुर्म होता है। और ख्वाजा आसिफ ने जो फ्रॉड किया है वो एक फ़र्द के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि पूरे मुआशरे के ख़िलाफ़ है। इस वजह से जो उनकी दरख्वास्त ज़मानत है उसको नाकाबिल समाअत करार दिया जाए और उनको खारिज किया जाए। अब ये नैब ने जवाब जमा करवा दिया। जब नैब के वकील ने जवाब पढ़ कर सुनाया तो अदालत ने कहा कि इसकी कॉपियाँ अदालत को भी दे दें। एक कॉपी तो मिस जस्टिस आलिया नीलम साहिबा को पहुँचा दी, दूसरी कॉपी नैब के पास नहीं थी, नैब एक ही कॉपी करवा के लाए थे। अब बेसिकली नैब के पास 2 कॉपियाँ थीं, एक तो मुलज़िम के वकील ने ले ली और एक अदालत के पास चली गई। अब जो दूसरा ऑनरेबल मेंबर था बेंच का जस्टिस फ़ारूक हैदर साहब, उसके पास कॉपी नहीं थी, तो अदालत ने कहा कि आप जो कॉपी है वो क्यों नहीं आप लेकर आए। तो उन्होंने कहा जनाब हम कॉपी 2 करवाई थी लेकिन वो शायद कहीं मिसप्लेस हो गई है तो हम जमा करवा देते हैं। तो अदालत ने कहा यहाँ बहस हो रही है और आपके पास कॉपी नहीं है, जब तक दूसरे बेंच के मेंबर के पास कॉपी नहीं होगी तो हम बहस कैसे सुनेंगे। ख्वाजा आसिफ के वकील ने चीखना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा जनाब मेहरबानी करें आज ही बहस सुनी जाए, मुलज़िम जेल में है, रोज़े हैं, वो सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, आगे ईद आने वाली है, मेहरबानी करके आप आज ही सुने और थोड़ी देर के लिए इसको इंतज़ार में रख लें। कापी हमारा जाके क्लर्क कापी करवा लाता है और कापी जमा करवा देता है। तो अदालत ने कहा ये इसका एक तरीक़ाकार होता है। नैब ने
जो अदालत को कॉपी जमा करवानी है वो ओरिजिनल होती हैं, वो फ़ोटो कॉपी नहीं होती। वो 2 ओरिजिनल कॉपीज़ अदालत में जमा करवाते हैं, एक मेंबर के लिए, दूसरे मेंबर के लिए। जब आज नैब के पास दोनों ओरिजिनल कॉपीज़ नहीं है तो फ़ोटो कॉपी की बुनियाद पर तो अदालत ने फ़ैसला नहीं देना होता। अदालत में तो ये अटेस्टेड कॉपी जमा करवाएंगे जो इनकी तस्दीक शुदा होगी नैब ऑफिस की, जिस पर मोहर लगी होगी, जिस पर बाकायदा DG नैब लाहौर के सिग्नेचर्स होंगे, तो वो काबिल कबूल है अदालत के लिए। तो अदालत ने खैर नैब के जो प्रोसिक्यूटर थे फैसल रज़ा बुखारी साहब, वो पूरा जो है वो आम आदमी को भी ये लग रहा था कि वो हाथ कर रहे थे ख्वाजा आसिफ के साथ। ख्वाजा आसिफ ने जो इतनी मेहनत के साथ जो ये सारे का सारा मामला जो है वो मैनेज किया था, अपनी ज़मानत को फ़िक्स करवाया था, तो उसको एक ही चुटकी में नैब के वकील ने, नैब के प्रोसिक्यूटर फैसल रज़ा बुखारी साहब ने उड़ा दिया। अदालत अब क्या करती, अदालत के पास भी कोई जो है वो रास्ता नहीं था, और जो वकील थे उनके ख्वाजा आसिफ के, उनके पास भी कोई और चारा नहीं था। अदालत ने 1 हफ़्ते का टाइम दिया है नैब को। अदालत ने कहा है कि 1 हफ़्ते के अंदर अंदर नैब अपना जवाब जमा करवाएगा और उसकी दूसरी कॉपी भी अदालत में जमा करवाएगा, और उसके बाद फिर जो ख्वाजा आसिफ की ज़मानत है उसको फ़िक्स किया जाएगा। अब 1 हफ़्ता तो मिल गया है नैब को अलग से कि वो अपनी ज़मानत की दरख्वास्त फ़ाइल करें। दूसरी तरफ फिर ये मामला फ़िक्स होगा और फिर ख्वाजा आसिफ की जो ज़मानत है उसकी कोई उम्मीद बनेगी। ख्वाजा आसिफ और जो लीगी आज क़यादत है वो आज तैयार होकर गए थे कि ख्वाजा आसिफ की ज़मानत हो जाएगी, और वो बड़े उनको एक कॉन्फिडेंस है जस्टिस आलिया नीलम साहबा के हवाले से या जस्टिस फ़ारूक हैदर साहब के हवाले से कि वो इंसाफ़ करेंगे, और वो इंसाफ़ पसंद जजेज़ हैं, और इस वजह से वो इंसाफ़ के जो है वो की उम्मीद से गए थे कि आज इंसाफ़ हो जाएगा, लेकिन इंसाफ़ फिर आगे चला गया। और मुझे लगता है कि ये इंसाफ़ होते होते ईद गुजर जाएगी। ख्वाजा आसिफ की ज़मानत इतनी आसान नहीं है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ सिर्फ शहबाज शरीफ और फिर या राना सनाउल्लाह जैसे ताकतवर आदमी जिसने बड़ा टाइम गुजारा हो बार में, या जिसका एक बड़ा असर रसूख हो, मैं नहीं समझता कि किसी और किस तरह से ज़मानत होगी। अब देखते हैं इन सारे मामलात में मज़ीद क्या डेवलपमेंट होती है। जो भी डेवलपमेंट होगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।